हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं एस के जय फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर एस के जय एडुकेट। और आज का क्लास अभी काफ़ी बेहतरीन क्लास होने वाला है। इसमें हम लोग करने वाले हैं और टू ऑटम, जो हमारा 12th क्लास का जो पोएम है, जिसको आपने भी पढ़ा होगा। आप इसका नाम जानते होंगे। जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे बिहार बोर्ड के, जो इंग्लिश पढ़े होंगे, उनको पता होगा कि उनको पोएम पढ़ना है, जिसका नाम क्या है, ओ टू ऑटम, यानी पतझड़ के गीत, जिसके राइटर कौन है, जॉन किट्स। कवि परिचय आज है इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो चलो सीधे हम लोग चलते हैं चैप्टर में, और यहाँ से हम लोग जॉन किट्स का इंट्रोडक्शन जानते हैं। सबसे पहले बुक सबके पास होना चाहिए, बुक लेकर, और सब कोई सामने से इसको स्टार्ट करेंगे, एक एक लाइन को देखेंगे। चलिए हेडलाइन से शुरू करते हैं। पहले मैं इसको एडजस्ट कर लूँ थोड़ा सा। ओड टू ऑटम। ओड का मतलब होता है किसी की प्रशंसा में गाया गया गीत, और ऑटम का मतलब होता है पतझड़, यानी पतझड़ के गीत। ऑटम एक ऋतु है, एक जो भारत में जो छह ऋतुएं हैं, उनमें से ऑटम भी क्या है, एक ऋतु है। जिसके लेखक कौन है, जिसके पोएट कौन है, जॉन किट्स। और जॉन किट्स के बारे में जानते हैं, इनको रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है। चलिए लाइन को करते हैं शुरू। जॉन किट्स 1795 टू 1821, यानी देख पा रहे हैं कि 1795 में इनका जन्म हुआ है और 1821 में इनका डेथ हो गया, यानी कि मात्र 26 साल में यह डेथ कर गए, इनकी मृत्यु हो गई। आगे जानेंगे उनके बारे में भी। कहते हैं कि जॉन किट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स, यानी ये कह रहा है जॉन किट्स के बारे में। वन ऑफ का मतलब होता है एक, किसी चीज़ में से एक, तो किस में से एक, द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स, यानी कि इंग्लिश के रोमांटिक कवियों, महान कवियों में से एक। इंग्लिश रोमांटिक के महान कवियों में से एक जॉन किट्स थे, यानी कि इनको रोमांटिक पोएट या नेचर पोएट भी कहा जाता है। तो बहुत ऐसे कवि हुए, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, ये लोग जो थे इनको रोमांटिक पोएट कहा जाता था। उन्हीं रोमांटिक पोएट में से जॉन किट्स एक थे। वाज बॉर्न एट मूनफील्ड्स, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, मूनफील्ड्स में हुआ था, लंदन। ठीक है। ही स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल एट इनफील्ड, मतलब उन्होंने इनफील्ड में क्लार्क्स स्कूल में पढ़ाई किया था, अध्ययन किया था। इनफील्ड जगह का नाम है। उस जगह में एक स्कूल था जिसका नाम था क्लार्क्स स्कूल, वहाँ पर ये पढ़ाई किए। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, ये गहरे रूप से इंटरेस्टेड थे, यानी रुचि रखते थे किस चीज़ में, इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, यानी क्रिकेट और बॉक्सिंग में, यानी क्रिकेट और बॉक्सिंग में इनकी काफ़ी रुचि थी। ठीक है। ही ग्रीव इनटू, ग्रो का भी2 है, ग्रीव, तो ग्रो इनटू का मतलब था आगे बढ़ना, किसी फील्ड में, किसी क्षेत्र में तरक्की करना। इन्होंने जो तरक्की किया है, ये जो आगे बढ़े, ही ग्रीव इनटू अ वोरेशियस रीडर। ऐसे मतलब वोरेशियस का मतलब होता है भूखड़ या पेटू, किसी चीज़ को खूब खाने वाला। तो यहाँ पर पेटू या भूखड़ नहीं कहेंगे। वोरेशियस रीडर का मतलब होता है कि पढ़ने की भूख हो जिसमें, यानी पढ़ाई के प्रति उत्सुक रहने वाला व्यक्ति, यानी रीडर मतलब पाठक, मतलब एक इच्छुक पाठक की तरह, उत्साही पाठक की तरह
ना, वो आगे बढ़े। स्पेशली ऑफ ग्रीक मिथोलॉजी, स्पेशली मतलब विशेष रूप से, खास तौर पे ग्रीक मिथोलॉजी जो है उसके प्रति, उसके पाठक के रूप में ये विकसित हुए, ये आगे बढ़े, इन्होंने विकास किया, तरक्की किया। किस रूप में किया? तो ग्रीक मिथोलॉजी के क्षेत्र में, यानी कि ग्रीक की जो पौराणिक जो कथाएं थी, पौराणिक ग्रीक के पौराणिक कथाओं में ये स्पेशली यानी खास तौर पर विशेष रूप से एक वोरेशियस रीडर यानी कि खास इच्छुक उत्साही पाठक की तरह यह आगे बढ़े, मतलब इनकी पढ़ाई की रुचि बढ़ गई, ग्रीक मिथोलॉजी को बहुत पढ़ने लगे, बहुत ज़्यादा उनके प्रति इनकी रुचि बढ़ी। ही इवन स्टार्टेड, इवन का मतलब था भी, ही इवन स्टार्टेड, उन्होंने शुरू भी किया, क्या शुरू किया? ए ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनिड। वर्जिल्स एक पोएट हैं, एक राइटर कहेंगे, उनकी एक रचना है जिसका नाम क्या है? एनिड। इस एनिड की जो रचना है, जो किसी और भाषा में रही होगी, उसका अनुवाद उन्होंने शुरू कर दिया, उसका ट्रांसलेशन भी इन्होंने शुरू कर दिया। हिज एम्बिशन टू बिकम अ पोएट, और उनका जो एम्बिशन जो थी, उनकी जो वह क्या कहते हैं, लक्ष्य कह सकते हैं, एम्बिशन का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। उनका जो लक्ष्य है, यानी उनकी जो यह कह सकते हैं एग्जैक्ट मीनिंग, महत्वाकांक्षा, उनकी जो इच्छा, उनकी चाहत, टू बिकम अ पोएट, कवि बनने की जो इच्छा उनमें जो जागृत हुई, वाज फायर्ड, यानी जो उसमें बढ़ी, जो उठी, फायर्ड मतलब जो तूफान जो उनके अंदर उठा है कवि बनने का, बाय हिज फर्स्ट एक्वेंटेंस विथ स्पेंसर्स फेरी क्वीन। वह किसके द्वारा हुआ? तो बाय हिज फर्स्ट एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मतलब किसी चीज़ से परिचित होना, जब इनका पहला परिचय हुआ, फर्स्ट एक्वेंटेंस मतलब पहली परिचय जब इनकी हुई विथ स्पेंसर्स फेरी क्वीन। स्पेंसर्स भी यहाँ पे एक राइटर हैं, पोएट कहेंगे, जिनकी एक रचना है फेरी क्वीन। ये फेरी क्वीन इतनी फेमस है कि इस नाम को भी आप याद रखेंगे। तो फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर की एक रचना है फेरी क्वीन। जब जॉन किट्स की पहली मुलाकात, पहला परिचय फेरी क्वीन से हुआ, यानी कि इस लेख को या पोयम को या इस किताब को जब जॉन किट्स ने पढ़ा, तो उनके अंदर भी एक कवि बनने की जो लालसा है वह एकदम जागृत हो गई, फायर्ड हो गई, एकदम इच्छुक हो गए, बेचैन हो गए कवि बनने के लिए, जब इन्होंने स्पेंसर के फेरी क्वीन को पढ़ा, उसका जब अध्ययन किया। तो आई होप कितना समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगर आप आराम से वर्ड मीनिंग क्लियर करके किताब को सामने रख कर अगर पढ़ते हो बढ़िया से तैयारी करके, तो एक एक वर्ड आपको आराम से समझ में आएगा, कहीं भी कोई भी डाउट किसी को नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे कहता है, हिज फर्स्ट पोयम, उनकी पहली कविता, जिसका नाम क्या, किनकी पहली कविता? जॉन किट्स की, जिसका नाम था लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। ये इनका पोयम का नाम है, पहली पोयम है। अगर एग्ज़ाम में पूछ दे तो बताइएगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट पोयम ऑफ जॉन किट्स, तो याद रखिएगा लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। कहता है कि वाज पब्लिश्ड इन 1814, यह कब पब्लिश हुआ? 1814 में। पब्लिश यानी प्रकाशित होना, यानी कि जॉन किट्स की पहली कविता जिसका नाम है लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, यह 1814 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट फिर कहता है कि हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री, यानी उनकी पहली पोएट्री की जो वॉल्यूम है, यानी कि जो संग्रह है, यानी कविताओं का जो इनका पहला जो संग्रह है, इनटाइटल्ड, जिसका जो शीर्षक है पोयम्स,
इनकी कविताओं का जो संग्रह है उसका शीर्षक ही क्या है, पोएम्स, वाज पब्लिश्ड इन 1870, वह 1817 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ, 1817 में। इनकी पहली कविता 1814 में प्रकाशित हुई जिसका नाम है लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, और इनकी पहली वॉल्यूम ऑफ पोएट्री यानी कि कविताओं का इनका पहला संग्रह ना, जिसका टाइटल ही क्या दिया गया था, पोएम्स, वह 1817 में पब्लिश हुआ। आई होप कि आराम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं, नेक्स्ट, हिज पोएम, उनकी कविता एंडेमियन, जॉन किट्स की कविता एंडेमियन वाज वेल एप्रिसिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ भी ये काफ़ी महान रोमांटिक पोएट हैं इंग्लिश के। इनके द्वारा, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो जॉन किट्स की जो कविता है एंडेमियन, वेल एप्रिसिएटेड मतलब काफ़ी उसकी सराहना की गई, मतलब उसको सराहा गया। एप्रिसिएटेड का मतलब किसी की प्रशंसा करना, खूब प्रशंसा किया गया, काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस पोयम की, एंडेमियन की प्रशंसा विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा की गई। इट वाज पब्लिश्ड इन 1818, और यह 1818 में पब्लिश्ड हुआ। कौन, एंडेमियन। तो अगर एंडेमियन की भी बात कर दे तो याद रखना है कब पब्लिश हुआ है, 1818 में। नेक्स्ट है हिज ओड्स। ओड्स का मतलब उनके प्रशंसनीय गीत, यानी कि प्रशंसा में गाए गए उनके गीत। किन के, जॉन किट्स के, जिनका नाम क्या है, ऑन इंडोलेंस, ऑन अ ग्रेसियन अर्न, टू साइक यानी और टू साइक, और टू अ नाइटिंगल, ऑड ऑन मेलंकली एंड ऑड टू ऑटम, मेड हिम। मतलब ये जितनी सारी ऊपर में ये रचनाएं जो आपको दिख रही हैं, ये सारी रचनाएं मेड हिम, उन्हें बनाया। क्या बनाया, अ ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य का महान रोमांटिक कवि जो है जॉन किट्स को बनाया, क्योंकि यह नेचर के बारे में लिखते थे। रोमांटिक पोएट का मतलब होता है वैसे पोएट, वैसे कवि जो नेचर के बारे में लिखता हो, जो जैसे आपने सुना होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है वह नाउन, वह संज्ञा जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो नेचर की जो ब्यूटी है, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो वो उन चीज़ों के बारे में जो कवि लिखता है उसे हम लोग रोमांटिक पोएट कहते हैं। तो ये लोग रोमांटिक पोएट थे, नेचर के बारे में लिखते थे ज़्यादातर ना। तो इनके इतने जो ऑर्ड्स हैं, जो कि कह सकते हैं कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि नेचुरल चीज़ों के बारे में, उन सारी चीज़ों पर इन्होंने इतने ऑर्ड्स यानी कि उनके प्रशंसा में गीत लिखे हैं कि उनको इंग्लिश लिटरेचर का महान रोमांटिक कवि बना देता है। सो डिड लामिया एंड हाइपेरियन, ऐसा ही किया लामिया और हाइपेरियन, यानी इनकी और कविताएं जिनका नाम क्या है, लामिया और हाइपेरियन, ये भी जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई। और जिस तरह से एंडेमियन हो गया, जिस तरह से इनके इतने सारे ऑर्ड्स हो गए, उसी तरह से लामिया भी और हाइपेरियन भी काफ़ी नाम कमाया, काफ़ी इनकी भी सराहना की गई, और इनसे जो है काफ़ी जो है नाम शोहरत हासिल हुई। किनको, जॉन किट्स को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। ही डायड, वे मर गए, यानी उनका निधन हो गया, उनकी डेथ हो गई, ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन 1821 एट द एज ऑफ 26, यानी कि हाँ। तो क्या कह रहे थे हम लोग, एक मिनट। ही डायड मतलब वे
मर गए या उनका निधन हो गया, ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टीबी की बीमारी कहते हैं, मतलब टीबी के बीमारी की वजह से वह मर गए इन 1821 1821 में एट द एज ऑफ 26। शुरू में भी हम लोग जिक्र किए थे 26 वर्ष की उम्र में ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी के कारण इनकी मृत्यु जो है 1821 में हो गई। बट लेकिन विदिन का मतलब होता है के अंदर, दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ मतलब जीवन, जीवन के शॉर्ट स्पैन, इस छोटे से समय अवधि में, स्पैन का मतलब इसे अंतराल होता है, समय काल समय अवधि, मतलब एक छोटे से समय अवधि में यानी 26 साल की उम्र में ही वॉज एबल, वे योग्य थे, टू अचीव ग्रेटनेस, महानता को प्राप्त करने के लिए, महानता को प्राप्त करने में, यानी कि इस छोटे से समय काल में ही, छोटे से समय अवधि में ही वे महानता को प्राप्त करने योग्य बन चुके थे, मतलब वे महान बन चुके थे। 26 साल की उम्र होते होते वे महान बन चुके थे और उनका नाम रोमांटिक कवियों में शुमार हो चुका था। हालांकि ये बदकिस्मती रही कि वे कुछ दिन और ज़्यादा जिंदा नहीं रहे, वरना वे इंग्लिश लिटरेचर को और आगे तक लेकर जाते और इसका नाम होता और प्रसिद्धि मिलती और न जाने कितने बेहतरीन ये रचनाओं को लिखते। लेकिन हो गया कि जो मंजूर खुदा होता है वही होता है, जितना किस्मत में लिखा होता है और जिसकी जितनी आयु लिखी है उसको तो उतना ही जीना है। मौत एक बहाना है, बस उस बहाने इनको चला जाना है हर किसी को। तो उसी बहाने इनकी भी जो उम्र सीमा है उतना ही लिखी थी 26 साल, और बेचारे इस 26 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन इस छोटे से समय अंतराल में भी, एक जीवन के एक छोटे से समय अंतराल में, ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस, वे महानता को प्राप्त करने योग्य हो चुके थे, उन्होंने महानता को प्राप्त कर लिया था, कोई चीज़ अब बची हुई नहीं थी। नेक्स्ट, लास्ट स्लाइड है। देखो, जब आप किताब सामने रखोगे और एक एक वर्ड को आप उसका मीनिंग लिखोगे कॉपी में, उसकी अच्छे से तैयारी करोगे, बुक में भी आप लिखोगे छोटे छोटे अक्षरों में जहाँ जहाँ भी आपको एक एक वर्ड का दिक्कत है, तब जाके आप अच्छे से पढ़ पाओगे और अच्छे से सीख पाओगे। अगर सीखना है तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे आगे कहता है, हिज पोएम्स एंड लेटर्स हैव डेप्थ, यानी कहता है कि हिज पोएम्स यानी उनकी कविताओं, एंड लेटर्स और उनके जो लेटर्स हैं यानी शब्द कह ली या उनकी रचनाएं कह ली, हैव डेप्थ उनमें गहराई है, बीनीथ दियर ब्यूटी उनकी सुंदरता के अंदर, यानी कि जो सुंदरता उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में है, उनके लेटर्स में है, उनके पोएम्स में है, उसके अंदर काफ़ी गहराई है। बीनीथ का मतलब था के अंदर, सुंदरता के अंदर काफ़ी गहराई छुपी हुई है, ठीक है। एंड रिफ्लेक्ट, और उनके जो पोएम्स हैं और उनके जो लेटर्स हैं यानी उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो कविताएं हैं, रिफ्लेक्ट करता है, प्रदर्शित करता है, दर्शाता है किस चीज़ को, द हिज अवेयरनेस ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन के, लाइफ मतलब क्या होता है जीवन, ऑफ होगा तो मीनिंग उल्टा निकालते, जीवन के पेन्स यानी दर्द और कष्टों के उनकी जागरूकता को रिफ्लेक्ट करता, दर्शाता है। यानी उनकी जो कविताएं हैं उनमें सुंदरता की गहराई तो होती ही होती है, इसके अलावा उनकी कविताओं में जो है रिफ्लेक्शन होता है किस चीज़ का, तो जीवन के जो पेन्स है यानी दर्द है, ठीक है, और जो जीवन की जो पीड़ा है उसकी जागरूकता को, अवेयरनेस को दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है उनकी कविताएं। नेक्स्ट है टू हिम, उनके लिए, किन के लिए, जॉन किट्स के लिए।
जॉन किट्स के लिए कहा गया है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। यानी ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, सुंदरता की कोई चीज़ जो है या जो सुंदरता है, इज़ अ जॉय, एक जॉय है, आनंद है, फॉर एवर, हमेशा के लिए। यानी कि कोई भी चीज़ हो जो सुंदर हो वो हमेशा के आनंद की चीज़ है। मतलब जैसे कि फूल की बात अगर कर ले, फ्लावर्स की ही बात कर ले, इतने सुंदर होते हैं। जब वो सुंदर होते हैं तो हमेशा वो हमें आनंद देते हैं, हमें खुशियाँ प्रदर्शित करते हैं, हमें खुशियों का अनुभव कराते हैं। तो इसीलिए ने कहा गया कि डोंट प्लक द फ्लावर्स, यानी फूलों को मत तोड़। क्यों? क्योंकि फूल सुंदर होते हैं और वो हमें जॉय देते हैं, आनंद देते हैं। और जो चीज़ें हमें आनंद देती है, जिससे यह प्रकृति सुंदर बनती है, उन्हें कभी हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा के लिए उसकी हमें सेवा करनी चाहिए, फूलों में पानी डालना चाहिए, उसको बचा कर रखना चाहिए। एंड और कहते हैं ब्यूटी इज़ ट्रूथ, और सुंदरता ही सत्य है। एंड ट्रूथ इज़ ब्यूटी, और सत्य ही सुंदरता है। क्योंकि वह कहते हैं भाई देखो, सुंदरता ही सत्य और सत्य ही सुंदरता है। और जो भी सुंदरतम चीज़ें हैं, जो सुंदरता है, वह जॉय फॉर एवर है, हमेशा के लिए आनंद लेने की चीज़ है। अब गार्डन इतना हरा भरा क्यों लगता है? कभी किसी बागीचे में गए होंगे तो देखा होगा, इतने सुंदर सुंदर फूलों की क्यारियाँ होती हैं, सुंदर सुंदर पौधे होते हैं। अब सब कोई उन फूलों को तोड़ना शुरू कर दे तो उसकी सुंदरता नहीं बनी रह सकती। तो जो सच्चाई यही है कि सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता है। तो कोई भी सुंदरता की जो चीज़ है ना, उसका आनंद लीजिए, हमेशा आनंद लीजिए, बल्कि उसको बर्बाद नहीं कीजिए। आगे कहते हैं जॉन किट्स, इन द पोएम और टू ऑटम, इन द पोएम और टू ऑटम। और ये जो पोएम जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और टू ऑटम जो पोएम है, इस कविता में, इस पोएम में किट्स यानी जॉन किट्स डिस्क्राइब्स यानी वर्णन करते हैं। जॉन किट्स जो है वर्णन करते हैं, किस चीज़ का वर्णन करते हैं? तो द ब्यूटी, सुंदरता का वर्णन करते हैं। एंड और कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम, यानी ऑटम के विशिष्ट भावनाओं का, यानी पतझड़ का जो ऋतु है, पतझड़ ऋतु की कैरेक्टरिस्टिक का मतलब था विशिष्ट, स्पिरिट का मतलब था भावना। मतलब पतझड़ ऋतु की विशिष्ट भावना और सुंदरता का वर्णन करते हैं कौन? जॉन किट्स। इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स, और किस रूप में करते हैं? तो कहता है कि इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर, मैंने बार बताया जब भी ऑफ लगा हो तो मीनिंग उल्टा निकालना है। तो कह रहा है कि मेमोरेबल मतलब तो यादगार है, पिक्चर्स का मतलब तस्वीरें, बहुत सारे पिक्चर्स, मतलब यादगार तस्वीरों के, ए सीरीज का मतलब श्रृंखला, यानी यादगार तस्वीरों की एक श्रृंखला में, मतलब हमारी बहुत सारी यादगार तस्वीरें हैं जिनकी एक लंबी श्रृंखला है। उन यादगार तस्वीरों की एक लंबी श्रृंखला में ऑटम सीज़न की विशेष भावना और उसकी विशिष्ट ब्यूटी यानी सुंदरता का वर्णन करते हैं कवि इस पोएम में, जिसका नाम क्या है? ओड टू ऑटम। एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, दर्शाना, दिखाना। तो एग्जिबिटिंग मतलब प्रदर्शित करते हुए। द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, यानी कि ये कहते हैं कि इन नेचर यानी प्रकृति में प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता का जो सिद्धांत है उसको प्रदर्शित करते हुए जॉन किट्स एक यादगार तस्वीरों की श्रृंखला में ऑटम सीजन के विशिष्ट भावना और सुंदरता का वर्णन करते हैं और टू ऑटम में, इस पोएम में। इस लाइन को एक बार फिर से और समझ लीजिए, आखिरी लाइन है और बेहतरीन लाइन है, और जब तक बेहतरीन ढंग से आप नहीं समझ जाते आपको लीव नहीं करना चाहिए। जब तक किसी भी चीज़ को आप अच्छे से ना समझ जाओ तब तक उसे छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है।
इस लाइन को आप एक बार और समझ लो। मैं पहले इसको फ्रेश कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कवि कहते हैं जॉन किट्स, क्या कहते हैं कि इन द पोएम, इन द पोएम और टू ऑटम, यानी और टू ऑटम कविता में जॉन किट्स डिस्क्राइब्स, जॉन किट्स वर्णन करते हैं। और किन चीज़ों का वर्णन करते हैं? तो द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम, ऑटम यानी पतझड़ ऋतु के विशेष सुंदरता का और पतझड़ ऋतु के विशिष्ट भावना का ये वर्णन करते हैं। और कैसे वर्णन करते हैं? तो इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर, एक यादगार तस्वीरों के श्रृंखला में करते हैं। एग्जिबिटिंग मतलब प्रदर्शित करते हुए, दर्शाते हुए। द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, प्रकृति में यानी नेचर में सुंदरता का क्या सिद्धांत है, सुंदरता कैसे बनी हुई है, ये हमारा प्रकृति, हमारे आसपास का वातावरण कैसे सुंदर बना पड़ा है, उसका सिद्धांत क्या है, उसके रूल्स क्या है, कौन से वह रूल्स है जिससे वह सुंदर इतना है हमारा नेचर। इस चीज़ को प्रदर्शित करते हुए, दर्शाते हुए इस पोएम में और टू ऑटम में जॉन किट्स ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से ऑटम सीज़न की जो विशिष्ट जो भावना है और इसकी जो विशेष जो सुंदरता है, उसका उन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से वर्णन किया है इस पोएम में। जब आप पोएम पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। तो ये था आपका कवि परिचय जॉन किट्स के बारे में। आगे हम लोग मिलते हैं पोएम में, तब तक के लिए बाय।